हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से हमला किया है और बड़ा हमला किया है इजराइल की एक आर्मी यूनिट पर, उसमें खासा नुकसान पहुंचा है। ईरान से खामनेई ने बयान दिया है कि आईसीसी को सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी नहीं करना था, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए फांसी की सजा मुकर्रर करनी थी। इधर इजराइल की एक एलीट आर्मी यूनिट यानी गोलानी ब्रिगेड के कमांडर ने इस्तीफा दे दिया है और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और सीज फायर का चर्चा, लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर के चर्चे काफी आगे बढ़ गए हैं। ये और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी डिटेल्स लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अभी जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वेस्टर्न मीडिया में भी, मिडिल ईस्ट की मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी, वो ये है कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए, लेबनान के साथ सीज फायर के लिए राजी हो गया है। अब मैं ये 3-4 दिन से आपको बता रहा हूं कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए। बराक डेविड का यह मानना है, एक्सियस में उसका आर्टिकल आया है, बराक डेविड इजराइल के मामलों का जानकार है, उसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, इजरायली गवर्नमेंट के बहुत करीब है वो, और उसका यह मानना है कि अमेरिका यह मानकर बैठा हुआ है कि सीज फायर फाइनल हो गया। वैसे यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने यह मान लिया है कि सीज फायर फाइनल हो गया। अगर आपको याद होगा, कई बार वो तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, जब आइसक्रीम खा रहे थे बाइडेन साहब और बिल्कुल कह रहे थे हफ्ते भर के अंदर समझौता हो जाएगा हमास और इजराइल का, लेकिन वो समझौता न तब हुआ था न अभी तक हुआ है। इसलिए अभी भी बहुत सारे पेंच हैं, इस बात को समझना चाहिए। उस पर आने से पहले मैं बताऊं कि इसके पहले इजराइल और लेबनान यानी हिजबुल्लाह दोनों ने अपने अपने हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के हमले की हालत यह है कि पहली बार वहां की एक आर्मी ब्रिगेड के ऊपर तीखा हमला किया है, बड़ा हमला किया है लेबनान से हिजबुल्लाह ने। कहना यह है, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों का कहना यह है कि इसमें इजराइल की आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के अखबार तो 2 लोगों को नुकसान पहुंचा, 2 लोग घायल हुए, इससे आगे कभी बढ़ते नहीं है। लेकिन जब इस खबर को एक दूसरी खबर के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो यह बड़ी खबर बन जाती है। गोलानी ब्रिगेड जो है वो ब्रिगेड है जो हिजबुल्लाह के साथ सीधी टक्कर ले रही थी। इस ब्रिगेड के जो कमांडर थे, उन कमांडर ने इस्तीफा दे दिया है, उन कमांडर ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्टें। और जानते हैं क्यों रिजाइन किया है? उनका कहना है कि इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी ब्रिगेड की, यानी उनके ब्रिगेड में इतने ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मारे गए हैं कि वो जिम्मेदारी लेकर इससे इस्तीफा दे रहे हैं। एक कमांडर के रूप में उनका परफॉर्मेंस सही नहीं माना जाएगा। एक तरफ गोलानी ब्रिगेड जो उनकी एलाइट ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड के कमांडर कह रहे हैं कि इतने बड़े नंबर्स में हमारे लोग मारे गए हैं, इतने बड़े नंबर्स में हमारे आर्मी के लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल लगातार दावे करता रहा कि हिजबुल्लाह नुकसान में है, हिजबुल्लाह 20% बचा है, वगैरह वगैरह। कल मैंने आपको बताया था 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, आज फिर 60 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल दाग चुका है। जो जंग हो रही है उसका एक वीडियो आया है, यह वीडियो बिल्कुल अंधेरे में है, सिर्फ आवाजें आ रही हैं जो हिब्रू में आवाजें हैं, और इन आवाजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके किसी ने ट्विटर पर लगाया था। वो वीडियो जब आप देखते हैं आपके समझ में आता है कि हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई कितनी महंगी पड़ रही है इजराइल के सैनिकों को। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है हम किसी घोस्ट से लड़ रहे हैं, हम किसी भूत से लड़ रहे हैं। सीधी सी बात है कि एक तरफ अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ पैसे के बदले आर्मी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जिसमें ज्यादातर रिजर्विस्ट हैं जो अपनी नौकरियां करते हैं, जो अपने घरों में रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जिंदगी शान से गुजारते हैं, मजे से गुजारते हैं। अब उनको मजबूरी में लड़ने आना पड़ा है। और कल मैंने आपको अमेरिकी अखबार की वो खबर दिखाई थी जिस खबर में बहुत साफ कहा गया था कि ये रिजर्विस्ट बुरी तरह से थक गए हैं
और लड़ने से इंकार कर रहे हैं। इसीलिए जब हिजबुल्लाह जैसी आर्मी से इनका सामना होता है तो ये कहते हैं कि बिना नेवी और एयरफोर्स की मदद के हम लड़ नहीं सकते, यानी इनको एयरफोर्स चाहिए जो लगातार नुकसान ऊपर से पहुंचाती रहे, वरना जमीन पर सीधी लड़ाई में ये हिजबुल्लाह के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। यही वजह है कि 50,000 सैनिक लगाए गए थे, लेकिन एक भी टाउन, एक भी कस्बे पर, एक भी बड़े गांव पर इजराइल कब्जा नहीं कर पाया। इसी का नतीजा है कि लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि वो किसी तरह से समझौता करे। गैलेंट, जो इसके पहले उनके रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जंग बहुत हो चुकी, अब हमको समझौता कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि लेबनान और गजा दोनों जगह आर्मी के सहारे हम जो कर सकते थे कर चुके, अब डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए, अब बातचीत करके मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। इजराइल जब बात शुरू हुई थी लेबनान के साथ सीज फायर की तो बहुत बड़ी बड़ी शर्तें लगा रहा था, बड़ा सा बफर जोन बनेगा और बिल्कुल हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाएगा, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो सीज फायर की बात आ रही है उसमें यह सारा कुछ कहीं नहीं है। जो सीज फायर की बात आ रही है उसमें बफर जोन का मामला नहीं है, जो सीज फायर की बात आ रही है उसमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का मामला नहीं है। कुल मिला जुला के 2006 में जिस तरह से सीज फायर हुआ था कि हिजबुल्लाह लिटनी रिवर के पीछे रहेगा, लिटनी नदी के पीछे रहेगा, लिटनी नदी के आगे जो है वो लेबनान की अपनी आर्मी रहेगी और यूनाइटेड नेशंस की आर्मी रहेगी, और यही सारी चीजें जो 2006 में हुई थी उसी को दोहराया जा रहा है। यानी इजराइल अपनी शर्तें छोड़ने के लिए विवश हुआ है, और अगर हुआ है तो उसकी इकलौती वजह यह है कि हिजबुल्लाह ने इतना प्रेशर बनाया है कि इनके समझ में आ गया है कि बेरूत तक जाने का जो इनका ख्वाब है जमीन के रास्ते, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। चाहे ये बेरूत में कितने भी घर गिरा दें, चाहे टायर में कितने भी घर गिरा दें, चाहे बाकी जगहों पर कितने भी घर गिरा दें, नसरुल्लाह को मार दिया, यहां तक कि आपको याद ही होगा, बताने की तो जरूरत है नहीं, जिस तरह से पेजर बम का विस्फोट हुआ था। अब खबर यह आ रही है कि बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोग जो पेजर बम में घायल हुए थे, ठीक होने के बाद फिर से हथियार लेकर जंग के मैदान में खड़े हो गए हैं। यानी अगर जंग चलती है तो हिजबुल्लाह कहीं से पीछे हटने वाला नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब जब सीज फायर की बात चली है तो आखिरी टाइम पर नेतन्याहू ने कोई ना कोई अड़ंगा लगाया है। यह अभी तक का इतिहास है, अभी तक का रिकॉर्ड है। जुलाई में जब यह लगा था कि पूरी तरह से हमास के साथ सीज फायर डील फाइनल हो गई, उसी समय फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात लेकर आया था नेतन्याहू। अब हमास ने भी स्वागत किया है, लेबनान के साथ जो समझौता होने की उम्मीद है, और हमास को शायद लगता है कि इसके बाद उसके साथ भी डील हो जाए, लेकिन सावधान रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है हिजबुल्लाह को। इसके ठीक पहले जब पिछली बार सीज फायर की बात हो रही थी जिसमें फ्रांस बहुत ज्यादा रोल निभा रहा था, उसी समय नेतन्याहू गया हुआ था यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में बैठे बैठे उसने इजाजत दी, और नसरुल्लाह साहब, जिनको लग रहा था अब तो सीज फायर होना है तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। बंकर में जब वो थे तो बंकर बम गिराकर हत्या कर दी गई। यानी सीज फायर को हमेशा इस्तेमाल किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पक्ष में। इस बार जब फिर एक बार सीज फायर की बात चल रही है और पूरा वेस्टर्न मीडिया और पूरा का पूरा इजरायली मीडिया लगातार यह कह रहा है कि सीज फायर बस होने ही वाला है, यहां तक खबर है कि आज मंगलवार है और आज के दिन ही सीज फायर फाइनल हो जाएगा, तो सावधान रहने की जरूरत है हिजबुल्लाह और हमास को। यह भी हो सकता है कि इजराइल इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शैतानी चाल चल रहा हो। शैतानी चाल पे याद आया, खामनेई का एक बयान आया था और खामनेई ने यह कहा था कि आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है वो काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन की जरूरत है, यानी नेतन्याहू को फांसी पे लटका दिए जाने की जरूरत है, जितना कुछ उसने किया है उसकी वजह से। अब आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर दिखाता हूं। यह खबर कह रही है कि आईसीसी रशिया में, सूडान में, म्यांमार में और बाकी जगहों पर तो जो जंग चल रही है वहां के वार क्राइम पर तो ध्यान दे, लेकिन नेतन्याहू को कुछ नहीं कहना चाहिए, नेतन्याहू को छोड़ देना चाहिए। जिस जुर्म में पुतिन के ऊपर आईसीसी ने वारंट निकाला हुआ है उससे बहुत बड़ा जुर्म किया है नेतन्याहू ने।
जितने बच्चे रशिया यूक्रेन की जंग में मारे गए हैं उससे कहीं ज्यादा, कई गुना बच्चे मारे गए हैं इजराइल और हमास की जंग में, या यूं कहें कि इजराइल ने जो जेनोसाइड किया है गजा के अंदर, उसमें जो मारे गए बच्चों की संख्या है वो यूक्रेन में मारे गए बच्चों की संख्या से बहुत ज्यादा थी। हमारे मोदी जी भी यूक्रेन गए थे, जहां बच्चों की समाधि बनाई गई है वहां पे जाके आंसू गिरा रहे थे, लेकिन गजा के बच्चों पर मोदी जी का भी आंसू नहीं गिरता, बाइडेन का भी आंसू नहीं गिरता, ट्रंप का भी आंसू नहीं गिरता, स्टेमर का भी आंसू नहीं गिरता, किसी का, किसी वेस्टर्न हुक्मरान का आंसू नहीं गिरता। यहां तक कि कई बार अरब मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उनका भी आंसू नहीं गिरता गजा के बच्चों के लिए। आज ही एनवाईटी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तस्वीर छपी हुई है, गजा पर एक खबर है और तस्वीर छपी हुई है। यह बच्चा गजा का सर्वाइवर है। आप कहेंगे ये तो बच गया, लेकिन यह बचना कोई बचना है? जिस उम्र में हाथ और पांव का इस्तेमाल करते हुए बच्चे इल्म हासिल करते हैं, खेलों में आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी के ख्वाब देखते हैं, उसमें इस बच्चे के दोनों हाथ हमेशा के लिए काट दिए गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। यह हालत है गजा की। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूयॉर्क में छपता है, जो बाइडेन के भी टेबल पर जाता होगा, ट्रंप के टेबल पे भी जाता होगा, उनमें से किसी को यह तस्वीर दिखाई नहीं देती है, किसी को यह समझ में नहीं आता है, किसी को यह लगता नहीं है कि गजा के बच्चे की जिंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी अमेरिका के किसी बच्चे की। और जब किसी के समझ में नहीं आएगा तो फिर ऐसे बच्चों के पड़ोसी, ऐसे बच्चों के दोस्त, सबके मन में यह आएगा ही कि अपनी जंग हमें खुद लड़नी होगी और वो हथियार उठाएंगे ही। अक्सर यह कहा जाता है हमास ने पहला हमला किया, आप हमास को कुछ क्यों नहीं कहते हो? ढेर सारे सबूत आए हैं, पहले भी हमास के लीडर्स ने कहा था और अब तो ढेर सारे सबूत आए हैं जिनके बिना पर यह कहा जा सकता है और यह तय है कि दरअसल इजराइल ने प्लान किया हुआ था 7 अक्टूबर के आसपास हमास के लीडर्स को मारने का। जैसे नसरुल्लाह को मारा गया, जैसे हानिया को मारा गया, ऐसे ही इन लोगों ने प्लान किया था सिनवार, हानिया और ऐसे कई लीडर्स को मारने का। हमास जानता था कि हम हमला करें या ना करें, हमें मरना तो है ही। ऐसे में यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई। यह स्ट्राइक इसलिए की गई ताकि जो प्लानिंग इजराइल की है वो फेल हो जाए। यह मैं नहीं कह रहा, आपके सामने जो अखबार का पन्ना है वो कह रहा है। और 7 अक्टूबर कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन जंग शुरू हुई। 2014, 2006, कितने सारी तारीखें गिनाई जा सकती हैं 1948 के बाद से लेके अब तक, जब इजराइल ने वहां हमले किए हैं, बम गिराए हैं, बच्चों को मारा है, घरों को तबाह किया है, जमीनों को कब्जा किया है। और जब जब शांतिपूर्ण बात हुई है, जब जब पीसफुल कोई भी बात हुई है, इजराइल रहा है जिसने उस पीस को डिस्टर्ब किया है। जब भी फलस्तीन के अंदर किसी ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, उसको उठाकर या तो जेलों में डाल दिया गया है या मार दिया गया है। मैं सोच रहा हूं जल्दी ही नकबा पर लेकर एक अलग से वीडियो आपके बीच में आऊं, आपको बताऊं नकबा क्या था और नकबा में इजराइल ने किस तरह से जुल्म किए थे और उस जुल्म के पीछे कैसे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्क बिल्कुल साथ में खड़े थे। इजराइल को बसाया इंग्लैंड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, भेजा इनको, और उसके बाद से इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर जितना भी जुल्म किया, फलस्तीनियों के ऊपर जितना भी जुल्म किया, जब जब उनके घर लूटे, जब जब उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, अमेरिका और इंग्लैंड उसके साथ खड़े रहे। ये सारी दुनिया को ह्यूमन राइट सिखाते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज नहीं थी। अभी की घटना है, कमाल आदवान हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल बचा था जहां फलस्तीनियों को, घायल फलस्तीनियों को नार्दर्न गजा में कुछ थोड़ी बहुत मिल पा रही थी मदद। वहां के डायरेक्टर को निशाना बना के मारा गया, घायल हुए बुरी तरह से। और कल जब मैंने उनकी वीडियो देखी कि घायल होने के बावजूद वो अस्पताल में आए हैं, मरीजों को देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि इन फलस्तीनियों को हराना वाकई मुश्किल नहीं, एकदम नामुमकिन है, जिन्होंने जान हथेली पर रख ली है, जिन्होंने जान का डर खो दिया है। एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें छोटी छोटी बच्चियां जो टेंट में रह रही हैं, और इस समय मैं आपको बताऊं लगातार बारिश हो रही है गजा में, ठंड का मौसम आ गया है, और सोचिए टेंट के अंदर उनकी जिंदगी कैसे बसर हो रही होगी। न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है। लेकिन इन बच्चियों की आप हंसी देखिए, खुशी देखिए। ऐसी कितनी ही वीडियोज और तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं जो बताती हैं कि फलस्तीनी इस बार हार मानने को तैयार नहीं, इस बार किसी भी हाल में फलस्तीन छोड़ के जाने के लिए वो तैयार नहीं है।
आपने कभी सुना है कि हमास के सैनिक लड़ने से भाग रहे हैं, अल कासम के सैनिक लड़ने से भाग रहे हैं? कभी आपने सुना है कि इतनी तबाह बर्बादी के बावजूद हिजबुल्लाह का कोई सैनिक लड़ने से भाग रहा है, कह रहा है कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहीं लड़ूंगा? और यह आप लगातार सुन रहे हैं कि इजराइल को सेना की कमी पड़ रही है क्योंकि लोग लड़ने से इनकार कर रहे हैं। जब कोई अपने घर को बचाने के लिए लड़ता है, जब कोई अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ता है, तो उसके अंदर 1000 आदमियों की ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। जब कोई अपने जान की फिक्र छोड़ देता है तो उसको हराया नहीं जा सकता। और जब कोई पैसे के लिए लड़ता है, जब किसी की नीयत गलत होती है, तो जब तक दूसरों के बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, तब तक तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब सामने से भी गोलियां बरसने लगती हैं तो लोग भागने लगते हैं, डरने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। नॉर्दर्न इजराइल के बारे में कहा था नेतन्याहू ने कि इस जंग का हमारा मकसद यह है कि हम हिजबुल्लाह को हराएं और नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को वापस भेजें। अब नॉर्दर्न इजराइल के लोग कह रहे हैं कि दरअसल पूरी तरह से हार मान ली है नेतन्याहू ने, हम न वापस आए हैं, न हमें किसी भी तरह की सुरक्षा मिली है, और वो हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने जा रहा है। वैसे उसके साथ के जो बेन-ग्विर टाइप के मिनिस्टर हैं, राइट विंग मिनिस्टर हैं, वो भी इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं कि क्यों समझौता किया जा रहा है हिजबुल्लाह के साथ। मैं अपनी कहूं तो मुझे भी अभी तक अंदर से भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई यह समझौता हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने जिस तरह का प्रेशर बनाया है और आर्मी जिस तरह से डायर कंडीशंस में है, 60 दिनों का यानी 2 महीनों का अगर यह समझौता होता है तो देखना यह होगा कि इन 2 महीनों में इजराइल क्या करता है। एक खेल यह हो सकता है कि जो सैनिक थके हुए हैं, जो सैनिक भाग रहे हैं, 60 दिनों में आर्मी को फिर से इक्विप करे नेतन्याहू। लेकिन जब वो अपनी आर्मी को इक्विप करेगा, उसी टाइम में हिजबुल्लाह भी अपनी आर्मी को इक्विप कर रहा होगा। दूसरा एक बड़ा खेल जो हो सकता है वो ये, कल मैंने बताया था कि नेतन्याहू के ऊपर लगातार कोर्ट से प्रेशर पड़ रहा है। नेतन्याहू का जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो गिरफ्तार हो चुका है, उसको सजा हो रही है, और नेतन्याहू के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि उसने जो करप्शन किया है उस पर उसको सजा हो। तो एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि यह समझौता जिस पीरियड के लिए हुआ है उसी पीरियड में कहीं नेतन्याहू की गद्दी न चली जाए। अब इस समझौते के साथ साथ हमास के साथ भी समझौता होगा या नहीं होगा, यह देखना होगा। ईरान जो लगातार कह रहा है वो हमला करेगा, समझौते के बाद वो हमला करेगा या नहीं करेगा, यह देखना होगा। इन 60 दिनों में ट्रंप कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बाइडेन की जगह ट्रंप नए स्टेप क्या उठाते हैं, हमास के साथ वो समझौता कराना चाहते हैं, इजराइल और फलस्तीन में शांति चाहते हैं, या फिर जंग को और भड़काते हैं इजराइल के साथ खड़े होकर। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे तय होगा कि मिडिल ईस्ट के आने वाले दिन कैसे होंगे। अगर यह समझौता नहीं होता है तब तो जंग चलती रहेगी, अगर समझौता होता है तो देखना यह होगा कि यह समझौता कितना इजराइल निभाता है, और जितना इजराइल निभाएगा हिजबुल्लाह भी बिल्कुल उतना ही निभाएगा। इस बात के लिए बिल्कुल मैं बेफिक्र हूं कि इजराइल की चालों से अब हिजबुल्लाह, ईरान और हमास अच्छी तरह से परिचित हैं। एक और संभावना हो सकती है कि लेबनान से समझौता किया जाए और इराक के साथ जंग शुरू हो जाए। अब जो होगा, जैसा होगा, मैं अपडेट करता ही रहता हूं, आगे भी अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जो 3 रुपए रोज से भी कम है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।